हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है स्प्लिट जीन। टॉपिक पे आता है डायरेक्ट। तो दोस्तों, स्प्लिट जीन जैसा कि नाम से ही हमारे को यहाँ पे जो है वो रिकॉग्नाइज हो रहा है। स्प्लिट का मतलब है कि यहाँ कोई ना कोई जो पार्ट है उस पार्ट को हम यहाँ पर रिमूव करने वाले हैं, किसी न किसी पार्ट को हम यहाँ से हटाने वाले हैं। तो स्प्लिट जीन क्या होता है बेटा? स्प्लिट जीन एक ऐसा जीन होता है जिसके अंदर कोई अनवांटेड जो है पार्ट होता है जिसकी हमारे को यहाँ पर नीड नहीं होती, तो उसको एक प्रोसेसिंग होती है जिसे स्प्लाइसिंग प्रोसेस कहते हैं। तो स्पेसिफिक स्प्लाइसिंग प्रोसेस के थ्रू इस पार्ट को यहाँ से हटा दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए ये अनवांटेड है, अननेसेसरी पार्ट होता है, ठीक है। स्प्लिट जीन की हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी जो डिस्कवरी करी थी शार्प और रॉबर्ट ने, और इसके लिए इन्होंने जो है 1961 में इनको नोबेल प्राइज इनको दिया गया था, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट चीज थी यहाँ पर है कि स्प्लिट जीन जो होता है वो यूकेरियोटिक जो जीन सिस्टम है वो जीन सिस्टम है, प्रोकैरियोट्स के अंदर हमारे को देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। यूकेरियोट्स के अंदर ही देखने को मिलता है। क्यों? तो वी कैन से दैट प्रोकैरियोटिक सिस्टम जो होता है वो अपने आप में एक सिंपल सिस्टम होता है, ठीक है, और स्प्लिट जीन जो है अपने आप में कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो इस वजह से जो है यूकेरियोटिक जीन में ही हमारे को देखने को मिलता है, प्रोकैरियोट जीन के अंदर हमारे को देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। आगे हम बात करें तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है। जैसा कि हमने बोला कि यूकेरियोट्स के अंदर ही देखने को मिलेगा स्प्लिट जीन, लेकिन यहाँ पर दो ऐसी प्रोटीन होती हैं जो जिनको बनाने वाली, जिनको फॉर्म करने वाली जो जीन है वो स्प्लिट जीन नहीं होकर नॉर्मल जीन होती है, ठीक है। तो प्रोटीन कौन कौन सी? एक तो होती है बेटा हिस्टोन प्रोटीन, एक होती है इंटरफेरोन प्रोटीन, ठीक है। इन दोनों प्रोटीन्स को जो है फॉर्म करने वाली जो जीन है वो स्प्लिट जीन नहीं होती है, एक नॉर्मल जीन होती है, ठीक है। अब जैसा कि हमने बोला प्रोकैरियोट्स, ठीक है, प्रोकैरियोट्स के अंदर ये जीन सिस्टम नहीं पाया जाता, ये स्प्लिट जीन सिस्टम नहीं पाया जाता, स्प्लिट जीन नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, ठीक है। वो एक्सेप्शन क्या है? यहाँ पर एक्सेप्शन है हमारे पास आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है। तो आर्कीबैक्टीरिया जो है इनको हम प्रिमिटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। प्रिमिटिव बैक्टीरिया के नाम से हम जानते हैं, क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो बैक्टीरिया हमारे एनवायरनमेंट में आए, जो अर्थ के ऊपर आए, तो वो थे आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है। और ये जिन जगहों पर पाए जाते हैं, जिन प्लेसेस पे पाए जाते हैं, वहां पर नॉर्मल दूसरे बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो जो आर्कीबैक्टीरिया है वो यहाँ पर जो है स्प्लिट जीन में प्रोकैरियोटिक सिस्टम का एक्सेप्शन है। प्रोकैरियोट्स के अंदर स्प्लिट जीन नहीं देखने को मिलती, लेकिन आर्कीबैक्टीरिया में देखने को हमारे को यहाँ पे मिलती है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। आगे हम बात करते हैं कि स्प्लिट जीन एक्चुअली में है क्या, किस तरीके से इसका प्रोसेसिंग होता है, किस तरीके से यहाँ पे वर्क होता है। तो यहाँ पर हम देखें तो ये डीएनए की एंटीसेंस स्ट्रैंड है, ठीक है, एंटीसेंस स्ट्रैंड है जिसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा और आगे एमआरएनए यहाँ पर फॉर्म होगा। तो बेटा इसमें क्या होता है कि डीएनए की जीन क्या होता है? डीएनए के जो स्ट्रैंड है डीएनए का पार्ट होता है, ठीक है, डीएनए का फंक्शनल पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो स्प्लिट जीन हो, एक स्पेसिफिक जीन, इसके अंदर क्या होता है कि फंक्शनल पार्ट तो होता ही है, लेकिन फंक्शनल पार्ट के साथ साथ यहाँ पर नॉन फंक्शनल पार्ट भी हमारे को देखने को मिलता है। जैसे हम यहाँ पर देखें डीएनए की एंटीसेंस स्ट्रैंड है जिसका ट्रांसलेशन आगे होने वाला है, जिसका आगे रीड किया जाने वाला है, ठीक है, और जिसे हम आगे जाके एमआरएनए बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? फंक्शनल पार्ट भी है, लेकिन दो फंक्शनल पार्ट के बीच में यहाँ पर हमारे को नॉन फंक्शनल पार्ट भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर स्प्लिट जीन को हम क्या बोलते हैं कि जीन विच हैव नॉन फंक्शनल पार्ट विद अलोंग विद फंक्शनल पार्ट, ठीक है। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि जीन विच हैव फंक्शनल और नॉन फंक्शनल बोथ पार्ट। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे इसको? स्प्लिट जीन, ठीक है। स्प्लिट जीन में दोनों ही पार्ट होते हैं, फंक्शनल भी होता है, नॉन फंक्शनल भी होता है, ठीक है। अब जो फंक्शनल पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोन, और जो नॉन फंक्शनल पार्ट होता है उसे क्या बोला जाता है यहाँ पर? इंट्रोन, ठीक है। अब
डीएनए की जो एंटीसेंस स्ट्रैंड है, जब डीएनए की एंटीसेंस स्ट्रैंड को रीड किया जाता है, उसका जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है, तो उससे बनता है एमआरएनए, ठीक है। यहाँ पर इसका भी ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो जब यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होगा तो जो फंक्शनल पार्ट है एक्सोन, ठीक है, उससे जो पार्ट बनेगा वो पार्ट तो कोड करेगा, कोडिंग पार्ट कहलाएगा। कोड करेगा मतलब वो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा, आगे जाके प्रोटीन वो बनाएगा, ठीक है। लेकिन जो नॉन फंक्शनल पार्ट है जिसे हम इंट्रोन यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है, वो इंट्रोन जो है वो नॉन कोडिंग पार्ट बनाएगा। मीन्स उसका आगे जो है वो ट्रांसलेशन नहीं होगा, उससे पॉलीपेप्टाइड चेन और प्रोटीन सिंथेसिस आगे जाके नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो स्प्लिट जीन का जो फंक्शनल पार्ट है वो तो बनाएगा कोडिंग पार्ट, और जो नॉन फंक्शनल पार्ट है वो बनाएगा नॉन कोडिंग पार्ट, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब यहां पर ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमें पता है कि एमआरएनए बनता है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो आरएनए बना उसे हम एमआरएनए नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि यहां पर दो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि एक तो ये क्या है, अनस्टेबल है। क्यों है अनस्टेबल? क्योंकि यहाँ पर नॉन कोडिंग पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, इंट्रोन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा क्या है, इंट्रोन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अनस्टेबल, तो इसे हम एक स्पेसिफाइड नाम देते हैं, इसे बोला जाता है हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। क्या बोला जाता है बेटा? हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, एचएनआरएनए, ठीक है। तो इस एचएनआरएनए की क्या प्रॉब्लम है कि ये अनस्टेबल है, ठीक है, और इंट्रोन यहाँ पर, इंट्रोन जो है अनवांटेड जो पार्ट है यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इन दोनों प्रॉब्लम को हम यहाँ पर सोल्व करेंगे पहले। तो ये दोनों प्रॉब्लम सोल्व करने के बाद जो आरएनए बनेगा उसे हम बोलेंगे स्टेबल आरएनए या एमआरएनए, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि ये अनस्टेबल, तो इसको स्टेबल करें। अब अनस्टेबल, इसका मीनिंग क्या है? अनस्टेबल कैसे? इन द सेंस ऑफ अनस्टेबिलिटी हम ये कह सकते हैं यहाँ पर, वी कैन से दैट कि ये सारी जो प्रोसेस है ये तो चलती है बेटा न्यूक्लियस में, ठीक है। एमआरएनए जो होता है, जो सिंथेसिस होता है एमआरएनए का, जो फॉर्म होता है वो तो होता है न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस से बनके जो एमआरएनए ये बाहर आता है, मतलब प्रोटोप्लाज्म में आता है, साइटोप्लाज्म में ये आता है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में कुछ स्पेसिफिक एंजाइम हमारे को देखने को मिलते हैं जिन्हें बोला जाता है एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। आगे बात समझ में। तो वो जो न्यूक्लियस है, एक्सोन्यूक्लियस जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं कि जो अनस्टेबल आरएनए है इसको दोनों ही सिरों से, दोनों ही एंड से, 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड, यहां से इसको कट कर देते हैं, ठीक है। तो कट कर देंगे तो एमआरएनए जिस उद्देश्य के लिए या जिस कार्य के लिए, जिस वर्क के लिए हमारे को लेकर बाहर आए थे वो पूरा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि एमआरएनए क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। तो इसी सेंस में हम क्या बोलते हैं कि ये अनस्टेबल है, ठीक है। तो पहले इसको स्टेबल करेंगे। स्टेबल करने का मतलब इसके जो दोनों एंड है, 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड, इन दोनों को हम सेव करते हैं। सेव करने के लिए क्या करता है यहाँ पर, हम कह सकते हैं कि इसको हम कवर करते हैं, ठीक है। कवर किस तरीके से करते हैं? 5 प्राइम एंड की हम बात करें तो यहाँ पर एक कैप लगाई जाती है, ठीक है। इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, कैपिंग, इसे हम बोलते हैं कैपिंग प्रोसेस। कैपिंग प्रोसेस में क्या होता है कि यहाँ पर 7 मिथाइल गुआनोसिन जो है उसको यहाँ पर अटैच कर दिया जाता है कैप लाइक स्ट्रक्चर के रूप में, ठीक है। ग्वानिल ट्रांसफरेज एंजाइम के थ्रू ये काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो अटैच हो जाती है। अब इससे बेनिफिट क्या होता है ये हम देखते हैं यहाँ पे कि ये क्या है, एक अनकॉमन सीक्वेंस होता है, ठीक है। कॉमन सीक्वेंस तो जो है वो चलता ही रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंटीसेंस स्टेंट के अंदर जो भी बेस पेयर है या जो भी बेस यहाँ पर ATCG जो लगे हुए हैं, ठीक है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर यहाँ पर आ जाएंगे तो कॉमन सीक्वेंस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो 7 मिथाइल गुआनोसिन एक अनकॉमन सीक्वेंस है। अब अनकॉमन सीक्वेंस होने की वजह से जो एक्सोन्यूक्लियस जो एंजाइम है वो इसको रीड नहीं कर पाते, वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, और रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं तो वो इसको कट भी नहीं करते हैं। तो इन द सेंस हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो 5 प्राइम एंड है इसको हमने सेव कर दिया, ठीक है, क्योंकि इसकी कट, इसको अब रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे एंजाइम, इसको कट भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरी तरफ 3 प्राइम एंड पे।
तो 3 प्राइम एंड को हम कैसे सेव करेंगे, तो यहाँ पर पॉली ए टेल जो एडेनिन जो है उसको यहाँ पर काफ़ी संख्या में, यहाँ पे काफ़ी अमाउंट में यहाँ पर अटैच कर दिया जाता है। अप्रोक्सीमेट 200 to 300 न्यूक्लियोटाइड, 200 to 300 न्यूक्लियोटाइड जो है यहाँ पर अटैच कर दिए जाते हैं ए, ठीक है। तो यहाँ पर जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉली ए टेल, बहुत सारे एडेनिन की यहाँ पर हम चेन जो है यहाँ पर अटैच कर देते हैं, यहाँ पर टेल जो है अटैच कर देते हैं एज ए टेल स्ट्रक्चर। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, टेलिंग, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, टेलिंग। कैपिंग और टेलिंग, कैप लाइक स्ट्रक्चर को अटैच करना, टेल लाइक स्ट्रक्चर को अटैच करना। अब ये जो हमने यहाँ पर पॉली ए टेल को जो यहाँ पर अटैच किया, तो 7 मिथाइल गुआनोसिन जो है ये तो था अनकॉमन सीक्वेंस, ठीक है, तो इसको तो रीड नहीं किया, लेकिन ये तो कॉमन सीक्वेंस है, ठीक है। जो एडेनिन है, ठीक है, ये तो डीएनए में भी हमारे को देखने को मिलता है और आरएनए में भी देखने को मिलता है, तो इसकी तो यहाँ पर रिकॉग्निशन हो जाएगा। जो एक्सोन्यूक्लिक जो एंजाइम है प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म जो हमारे को देखने को मिलेंगे, तो वो क्या करेंगे, इसको तो रिकॉग्नाइज कर देंगे, तो इसको तो वो कट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जैसा हमने बोला 200 to 300 न्यूक्लियोटाइड आर अटैच्ड हियर, ओके। तो ये इतनी ज्यादा क्वांटिटी होती है कि जब एंजाइम इसको कट करते करते जब आगे आते हैं, मतलब ये जो हमारी मेन स्टैंड है, जो मेन जो आरएनए यहाँ तक पहुँचते हैं, तब तक ये आरएनए अपना काम कर चुका होता है। प्रोटीन जो सिंथेसिस होना है, उस प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसको ये कंप्लीट यहाँ पर कर चुका होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि हमने 3 प्राइम एंड को भी यहाँ पर सेव कर लिया। एक्सोन्यूक्लियस की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से हमने इसको यहाँ पर भी बचा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो HNRNA था उसकी पहली प्रॉब्लम क्या थी, भैया अनस्टेबल था, अनसेफ था, तो इसको हमने स्टेबल कर दिया, यहाँ पे इसको हमने सेफ कर दिया, ठीक है। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर जो कोडिंग पार्ट है, अब इसका आगे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन तो हो गया, लेकिन अब आगे ट्रांसलेशन भी तो होना है ना, क्योंकि अपना जो मेन जो अपना जो वर्क है वो क्या है, अपन को पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन को सिंथेसिस करना है, तो उसके लिए जो सेकंड प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन के बाद वो ट्रांसलेशन होना है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन हो और पूरा जो प्रोटीन है वो बने, पॉलीपेप्टाइड चेन हो एक्यूरेट बने, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि जो नॉन कोडिंग पार्ट है उसको यहाँ से रिमूव किया जाए, ठीक है। तो उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक प्रोसेस यहाँ पर जो है ऑकर की जाएगी, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग प्रोसेस, ठीक है। इस स्प्लाइसिंग प्रोसेस में जैसा कि हमने बोला इसको रिमूव करेंगे, तो रिमूव करने के लिए क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले तो यहाँ से कट करना पड़ेगा, ये कोडिंग पार्ट है, यहाँ तक कोडिंग पार्ट है, ठीक है, और ये नॉन कोडिंग पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमारे को, इस कोडिंग और नॉन कोडिंग पार्ट के बीच में जो नॉन कोडिंग पार्ट है इसको दोनों सिरों से कट करना पड़ेगा। और जैसे कि हम जानते हैं कट करने का काम कौन करते हैं, न्यूक्लियस एंजाइम करते हैं। वर्क किस पे कर रहे हो आप, आरएनए के ऊपर, तो यहाँ पर जो एंजाइम आएगा वो क्या होगा, आरएनए न्यूक्लियस, तो ये रहा आरएनए न्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। तो आरएनए न्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा, इसको यहाँ से कट कर देगा, ठीक है। कट करने के बाद इसको यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। रिमूव करने के बाद अब क्या करेंगे हम, ये जो कोडिंग पार्ट है इस कोडिंग पार्ट को आपस में अटैच भी तो करना है, ठीक है। और अटैच करने का काम, एडजॉइनिंग करने का काम हम क्या जानते हैं, इस हमारे सिस्टम में या जो जीन सिस्टम या सेल सिस्टम उसमें कौन सा एंजाइम करता है, वो लाइगेज एंजाइम करता है। वर्क हम किस पे कर रहे हैं, आरएनए पे कर रहे हैं, तो एंजाइम कौन सा आएगा, आरएनए लाइगेज एंजाइम, ठीक है। तो आरएनए लाइगेज एंजाइम क्या है कि ये दोनों एंड जो है कट किए गए उन दोनों एंड को क्या करेगा, अब आपस में अटैच कर देगा, ठीक है। और ये जो नॉन कोडिंग पार्ट है यहाँ से रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, तो अब केवल कोडिंग पार्ट बचेगा, ठीक है। अब बेटा एक चीज और भी, ये सारी जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे हम बोलते हैं स्प्लियोसोम कॉम्प्लेक्स। स्प्लियोसोम कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या होता है बेटा, स्प्लियोसोम जो कॉम्प्लेक्स है, स्प्लियोसोम कॉम्प्लेक्स, इसमें 3 चीजें होती हैं। फर्स्ट क्या होता है, SN RNP। क्या होता है SN RNP,
स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है, ये प्रोटीन काम में आएगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, SN RNA, स्मॉल न्यूक्लियर RNA यहां पे काम आएगा, और सम अदर प्रोटीन, ठीक है। तो यहां पर स्प्लियोसोम कॉम्प्लेक्स और 3 चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी है, SNRNA, SNRNP और अदर सब स्पेसिफिक प्रोटीन। इन 3 चीजों से मिलकर क्या बनेगा, स्प्लियोसोम कॉम्प्लेक्स। तो ये स्प्लियोसोम कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, इस सारी प्रोसेस को यहाँ पे जो है कंडक्ट करवाएगा। और साथ में एक चीज और भी है, बायोलॉजिकल सिस्टम में या हमारे सेल सिस्टम में जब भी कोई वर्क होता है, जब भी कोई प्रोसेस होती है, तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होती है। एनर्जी कहाँ से आती है, वो एटीपी के ब्रेकडाउन से आती है, ठीक है। तो यहाँ पर एटीपी से जो एनर्जी रिलीज करने का जो काम करता है ना, वो काम भी कौन करता है, स्प्लियोसोम कॉम्प्लेक्स ही यहाँ पे वो काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों काम कर चुके हैं। पहला काम तो क्या था, स्टेबल करना, तो 5 प्राइम एंड पे और 3 प्राइम एंड पे हम इसको स्टेबल कर चुके हैं, सेव कर चुके हैं। दूसरा काम क्या था कि अनवांटेड जो पार्ट है, जो कि इंट्रोन पार्ट है, नॉन कोडिंग पार्ट है, उसको यहाँ से रिमूव करना था, उसको भी हम रिमूव कर चुके हैं, ठीक है। तो अब जो आरएनए बनेगा, उस आरएनए के अंदर केवल कोडिंग पार्ट रहेगा, ठीक है। और दोनों एंड पर 3 प्राइम एंड पर तो टेलिंग हो चुकी है, 5 प्राइम एंड पर कैपिंग हो चुकी है, तो सेफ हो चुका है। तो ये स्टेबल आरएनए मिल चुका है हमारे को, तो इसे हम क्या बोलेंगे, mRNA बोलेंगे। स्टेबल आरएनए भी बोलते हैं। दूसरा कोडिंग पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं। तो इसे एक नाम और भी दिया जाता है, एक्सोनिक आरएनए, ठीक है। तो इसे एक्सोनिक आरएनए भी हम यहाँ पर कहेंगे। तो इस तरीके से स्टेबल आरएनए हमारे को मिल जाता है। और ये आरएनए क्या होता है, अब फॉर्म होने के बाद न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आ जाता है। और ये जो पार्ट हुआ, यहाँ से जो रिमूव हुआ नॉन कोडिंग पार्ट, ये पार्ट न्यूक्लियस के अंदर ही यहाँ पे रह जाता है। अब कुछ चीजें जो हमारे को यहाँ पे ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज तो ये है कि स्प्लाइसिंग या